नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत की सुरक्षा से जुड़ी एक ऐसी सनसनीखेज खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जुलाई 2025 का ये महीना भारत में हमार सीमा पर हुए कुछ ऐसे दावों और प्रतिदावों का गवाह बना है जिसने पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा चुनौतियों को एक नए आयाम पर ला खड़ा किया है। सेना ने म्यांमार के भीतर उग्रवादी ठिकानों पर ड्रोन से हम क्या भारत की सेना ने म्यांमार के भीतर उग्रवादी ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है? यूएलएफए आई जैसे आतंकी संगठनों के दावे क्या हैं? और सबसे अहम, भारतीय सेना का इस पर क्या रुख है? आज इस 30 मिनट के विशेष विश्लेषण में हम इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं सीधे उस घटना से जो इस पूरी बहस के केंद्र में है। यूएलएफए आई यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट, एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन ने 13 जुलाई की सुबह म्यांमार के सागाइंग इलाके में अपने मोबाइल कैंपों पर ड्रोन हमलों का दावा किया है। उनका कहना है कि तड़के 2 बजे से 4 बजे के बीच 150 से ज्यादा ड्रोन ने उनके ठिकानों को निशाना बनाया। कल्पना कीजिए, घना जंगल, अंधेरी रात और ऊपर से सैकड़ों ड्रोन। ये दृश्य वाकई डरावना रहा होगा। यूएलएफए आई का दावा है कि इस हमले में उनका एक बड़ा नेता लेफ्टिनेंट जनरल नयन असोम उर्फ नयन मेधी मारा गया है और करीब 19 अन्य घायल हुए हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यूएलएफए आई ने एक और सनसनीखेज दावा किया है। उनका कहना है कि नयन असोम के अंतिम संस्कार के दौरान गणेश असोम और प्रदीप असोम नाम के उनके 2 और कमांडरों को मिसाइल हमलों में मार गिराया गया। संगठन ने इस हमले का बदला लेने की धमकी भी दी है। अब बात करते हैं भारतीय सेना के रुख की। जब इस घटना के बारे में भारतीय सेना से संपर्क किया गया तो रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने इन दावों का स्पष्ट रूप से खंडन किया। उन्होंने कहा, हमें इस तरह के किसी ऑपरेशन की जानकारी नहीं है। यानी भारतीय सेना का कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। आखिर इस विरोधाभास का क्या मतलब है? क्या सेना प्लेसिबल डिनाबिलिटी यानी विश्वसनीय खंडन की रणनीति अपना रही है, या वाकई उनका कोई हाथ नहीं है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए थोड़ा यूएलएफए आई को समझ लेते हैं। यूएलएफए आई भारत में प्रतिबंधित एक उग्रवादी संगठन है जो यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्ट एशिया यूएनएलएफडब्ल्यू का हिस्सा है। परेश बरुआ के नेतृत्व वाला ये गुट स्वतंत्र असम की मांग पर अड़ा हुआ है, जबकि इसका एक धड़ा दिसंबर 2023 में भारत सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। गृह मंत्रालय के 2025 के आंकड़ों के अनुसार यूएलएफए आई के पास अब भी लगभग 200 से 250 सशस्त्र सदस्य और म्यांमार में 4 कैंप हैं, जिनमें 200 से अधिक उन्नत हथियार हैं। ये म्यांमार स्थित कैंप भारत में हमलों की योजना बनाने और आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। ड्रोन हमले की ये घटना म्यांमार की बिगड़ती आंतरिक स्थिति से सीधे जुड़ी हुई है। 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार में हालात लगातार खराब हुए हैं। भारतीय और म्यांमार सेनाओं के बीच समन्वय बिगड़ा है, जिससे यूएलएफए आई जैसे संगठनों को सीमावर्ती क्षेत्रों में फिर से संगठित होने का मौका मिला है। म्यांमार में जातीय सशस्त्र संगठनों ईएओज और पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज पीडीएफ्स के बीच सशस्त्र प्रतिरोध तेज हो गया है, खासकर चिन और सागाइंग क्षेत्रों में। इसका सीधा असर भारत पर पड़ा है। मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड जैसे भारतीय राज्यों में 51,100 से अधिक म्यांमार नागरिक शरणार्थी बनकर आए हैं। जातीय झड़पों, नशीले पदार्थों की तस्करी और हथियारों की तस्करी जैसी चुनौतियां बढ़ गई हैं। 7 जुलाई 2025 को चिन राज्य में हुई झड़पों से भागते हुए 4 म्यांमार नागरिकों के टियाओ नदी में डूबने की खबर आई, जिसके बाद मिजोरम ने अपनी सीमा सुरक्षा और कड़ी कर दी है।
1600 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा का पोरस होना काउंटर इंसर्जेंसी प्रयासों को और भी जटिल बनाता है। हालांकि भारत सरकार ने फरवरी 2024 में फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) को खत्म करने का ऐलान किया था, जो दिसंबर 2024 से प्रभावी हो गया है। अब कोड पास और 10 किलोमीटर की सीमा तक ही आवाजाही की अनुमति होगी। सीमा पर बाड़ लगाने और पायलट स्मार्ट फेंसिंग परियोजनाएं भी 2025 की शुरुआत से चल रही है। लेकिन इस कदम का सीमावर्ती समुदायों पर भी गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा है, जहां लोगों के सदियों पुराने रिश्ते हैं। मिजोरम के जोरो जैसे संगठनों ने इसका विरोध भी किया है। ये सीमा सिर्फ लोगों की आवाजाही का रास्ता नहीं, बल्कि हथियार, नशीले पदार्थ और नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी का भी जरिया बन चुकी है। पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने के लिए भारत एक बहुआयामी रणनीति अपना रहा है। इसमें सैन्य दबाव, शांति वार्ता और आर्थिक विकास ये तीनों प्रमुख स्तंभ हैं। 2015 के ऑपरेशन हॉट परसूट जैसी क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक और हाल ही में 6 जुलाई 2025 को अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल्स द्वारा नाकाम किया गया एक घात लगाकर हमला, ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सक्रिय है। इस हमले में NSCN-क्या का एक उग्रवादी मारा गया और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। अब बात करते हैं आज के युद्ध के सबसे बड़े खतरे ड्रोन्स की। म्यांमार सीमा पर हुए कथित हमलों ने भारत की एंटी ड्रोन क्षमताओं को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित और बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित काउंटर ड्रोन सिस्टम यानी D4 सिस्टम एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। यह सिस्टम छोटे UAVs को रियल टाइम में खोज सकता है, ट्रैक कर सकता है और उन्हें निष्क्रिय कर सकता है। इसे सॉफ्ट किल, सिग्नल जाम करना, या हार्ड किल, लेजर या मिसाइल से मार गिराना, दोनों तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। BSF भी घरेलू स्तर पर विकसित कम लागत वाली काउंटर ड्रोन तकनीकों को प्राथमिकता दे रही है, जो हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले ड्रोन्स को बेअसर करने में सक्षम है। हमारी सेना और रक्षा वैज्ञानिक लगातार सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक और अहम खबर, भले ही सीधे तौर पर सीमा से न जुड़ी हो, लेकिन देश की सुरक्षा और सामर्थ्य को दर्शाती है। केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय खेल नीति 2025 फीट को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य भारत के खेल परिदृश्य को नया आकार देना और 2036 के ओलंपिक पर नजर रखते हुए भारत को एक वैश्विक खेल शक्ति बनाना है। तो दोस्तों, म्यांमार सीमा पर हुए इस कथित ड्रोन हमले ने भारत की सुरक्षा रणनीतियों को एक बार फिर कसौटी पर खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक ऐसे जटिल भूराजनीतिक परिदृश्य का हिस्सा है, जहां भारत को अपने पड़ोसियों की आंतरिक उथल-पुथल से लेकर आधुनिक युद्ध तकनीक तक हर मोर्चे पर सतर्क रहना होगा। ये था जुलाई 2025 में भारत की सुरक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों का सार। भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हर क्षेत्र में बदलाव और विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। आपकी क्या राय है इन खबरों पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। तब तक के लिए नमस्कार।